Hello everyone, a very good morning to all of you. Today I'll be starting your next chapter, that is chapter number 2, Foreign Exchange Management Act 1999. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे हम फेमा के नाम से भी जानते हैं। फेमा का कवरेज अगर अपने बात करें, दायरा अगर अपने बात करें, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे बड़े रूप में दायरा है इसका। कई एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में अपने लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अपने लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जहां पे एक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे फेमा आया एग्जिस्टेंस में और क्या क्या चीजें उसके लिए हुई और कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आया, इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे एंड फर्दर उद्देश्य और ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे विथ रिगार्ड टू कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर। वहां इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में अपने लोग बातचीत करेंगे बहुत रेलेवेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि पीआरआई, पीआरओआई के बारे में है। व्हाट इज दिस पीआरआई एंड पीआरओआई? पीआरआई इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कौन होता है? पीआरओआई इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक। और तो और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे उन पे, और तो और बहुत रेलिवेंटली अपने लोग बात करेंगे ऑथोराइज्ड पर्सन के बारे में। फर्दर कौन कौन से ट्रांजैक्शन परमिटेड है, किन के लिए अप्रूवल की जरूरत होती है, हेन तेन फलाना चीजें सब अपने लोग डिस्कशन करेंगे। शुरुआत में अगर अपने बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर अपने बात करें, simply in a layman's language, talking about foreign exchange is basically foreign currency. Foreign currency यानी डॉलर के रूप में ले लो, पाउंड के रूप में ले लो, यूरो के रूप में ले लो, उन करेंसी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए, उन सारी चीजों की बातचीत करेंगे अपने लोग, डिस्कशन करेंगे। फिलहाल केवल सिंपल भाषा में जानने के लिए फॉरेन एक्सचेंज इज द फॉरेन करेंसी विच इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ ईदर डॉलर, पाउंड और यूरो ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपने लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि बेसिकली ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस पे आया। सबसे पहले अपनी बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस को देखा गया बहुत लंबे समय के लिए। होता क्या है पता है? करेंसी, फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में आ रही है अच्छा है, पर इंडिया से बाहर जा रही है तो वो ठीक नहीं माना जाता था। उसके ऊपर रोक लगाई जाती थी, पाबंदियां लगाई जाती थी कि चलो आ रहा है देश के अंदर तो बढ़िया है, जा रहा है देश के बाहर तो ठीक नहीं है। द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक ना। स्लोली एंड ग्रेजुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए, ग्रोथ की ओर एंड डेवलपमेंट की ओर जाने के लिए नेसेसिटी फील की गई कि केवल अगर हम फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है उसको अगर पकड़ के बैठ जाएं तो वो हमारी ग्रोथ के आड़े आ रहा है, हमारी डेवलपमेंट के आगे आ रहा है। होता क्या है पता है? केवल इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ही एक एस्पेक्ट नहीं था। ज्यादा तरीके से कैसे बाहर वाला फॉरेन एंटिटी आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करे यहां पे, कैसे हमारे देश में इनफ्लो आए विथ रिगार्ड टू द फॉरेन करेंसी जो अपने बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आई। सबसे पहले 1947 की अगर अपने बात करें,
1947 FERA was enacted initially. लिखने की जरूरत नहीं है, अभी केवल ध्यान दीजिएगा, बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या थे, फेमा नहीं था, फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेट करने का काम था, रेगुलेट करने का काम था। ये जो 1947 में ये जो फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली केवल ये इनिशियली 10 सालों के लिए आया था। इट ओनली केम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years इनिशियली। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years के लिए आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। 10 साल के बाद, हाउएवर 10 years ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद भी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो दिक्कतें, जो कंस्ट्रेन आ रही थी, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा पाया, रिजॉल्व नहीं किया जा पाया, उसका एक उपाय नहीं लाया जा पाया। तो 1957 में फेमा परमानेंटली एंटर हो गया स्टैट्यूट की बुक में इन द ईयर 1957। रीजन बीइंग no ease in foreign exchange or constraint यानी कि 1947 में फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली कितने टाइम पीरियड के लिए आया था, 10 सालों के लिए आया था। हाउएवर 10 सालों में भी ये जो फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेन है, फॉरेन एक्सचेंज को जो बेसिकली मैनेज करने के लिए चीजों की आवश्यकता थी, उनको रिजॉल्व नहीं किया जा पाया। तो परमानेंटली फेरा जो कि है इन द ईयर 1957 में स्टैट्यूट के बुक में एंटर हुआ। पर दोबारा से, वापस से सब्सिक्वेंटली इसको रिप्लेस किया गया। ये बार बार रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, शुरुआत से जानकारी तो थी नहीं कि किस तरीके से एक्ट को लाया जाए, किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाए। ये अपने बात जो कर रहे हैं ना, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात जरूर कर रहे हैं, परंतु एक्ट जो किए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, कई एक एक्ट जो किए हैं इंडिपेंडेंस के पहले भी बनाए गए हैं और चलते चले आ रहे हैं। पर जब प्रैक्टिकली और जब चीजों को आप देखोगे एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में, तो उन चीजों में कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए चेंजेस और बदलाव किए जाते हैं। कंपनीज एक्ट था, चेंजेस और बदलाव हुए उसमें, क्यों? द नीड एंड द नेसेसिटी वॉज फेल्ट, इसीलिए उसके बाद उसमें चेंजेस आए। तो सिमिलरली फेरा 1947 10 सालों के लिए था, परंतु 10 साल तक भी वो जो फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट था उसको रिजॉल्व नहीं किया जा पाया, इश्यूज इवॉल्व हो रहे थे। 1957 में फेरा परमानेंटली स्टैट्यूट के बुक में एंटर किया। फर्दर इन द ईयर 1973 subsequently this act was replaced by Foreign Exchange Regulation Act, that is FERA 1973. '47, '57, 1973, which came into effect या which came into force। ये फेरा 1973 इफेक्ट में कब आया, फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1974 को। Although it is फेरा 1973, however it came into effect ठीक, फेरा 1973 इफेक्ट में आया 1 जनवरी 1974 को। इट वॉज कंप्लीटली ओवरऑल्ड विथ
all the offenses being considered as criminal offenses. ध्यान देने की बात है, फोकस करने की बात है. ये जो फेरा अपने 1973 की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के आया था. कंजर्वेटिव अप्रोच रोक टोक के साथ, पाबंदियों के साथ कि चलो ठीक है, इनफ्लो आ रहा है, ठीक है, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. रेस्ट्रिक्शंस थी कई प्रकार की फॉरेन एंटिटी के ऊपर. और तो और कोई भी ऑफेंस जो कि होता था ना फेरा 1973 के तहत, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. दैट वाज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस. और तो और ना केवल क्रिमिनल ऑफेंस का दायरा या ना केवल क्रिमिनल ऑफेंस का स्टेट दिया गया था, साथ ही साथ अरेस्ट विदाउट वारंट भी बताया गया था. मतलब किसी के ऊपर भी आपको लगता है कि उसने वायलेशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है प्रोविजंस का एज सच फेरा 1973 के तहत, उठा लो उसको बिना वारंट के सामने वाले को ले जाओ कस्टडी में और आराम से धुलाई करो, को बुलवाओ उससे. ये किस में था? फेरा 1973 में था. इट वॉज अ कंजर्वेटिव अप्रोच. साथ ही साथ देयर वॉज अ कंसिडरेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इन केस वायलेशन अगर होता है, और तो और अरेस्ट विदाउट वारंट. पता है 1973 फेरा इट कंस्टिट्यूटेड अबाउट 81 सेक्शंस थे. उसमें 81 सेक्शन थे. स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फेमा पे भी आएंगे ना, तो धीरे धीरे सेक्शंस जो कि उस पे भी बात करेंगे. अभी केवल ब्रीफ आइडिया हम दे रहे हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी होना आवश्यक है. इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, बहुत हद तक इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फेरा 1973 और फेमा में 1999 में कुछ एक डिफरेंसेस के बारे में भी अपने बातचीत करेंगे, जो जानकारी होना आवश्यक है. तो वो जानकारी कैसे मिलेगी? स्टोरी पीछे से क्रिएट करेंगे तब जाके जानकारी मिलेगी. ठीक, अभी अपने बात कर रहे हैं फेरा 1973 के बारे में. कंजर्वेटिव अप्रोच है, क्रिमिनल ऑफेंस है, अरेस्ट विदाउट वारंट, 81 सेक्शंस. और तो और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वाज नॉट कंसिडर्ड या वाज नॉट मेड कि चलो गलती हुई है, खुद से मान लिया तो म्यूचुअली सेटलमेंट कर लेते हैं, फाइन वगैरह इंपोज करके. वो सारी चीजें वो नहीं होती थी फेरा में. तो बहुत हद तक अगर अपने बात करें, कई सारे दायरों में, कई सारे एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी फेरा 1973 के तहत. और तो और ये रिस्ट्रिक्शंस जो कि इंपोज किए गए थे ना, उसके बाद चीजों को फील किया गया कि धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली कि इन पाबंदियों को, इन रोक टोक को हटाया जाए. तो पहले अपने बात करते हैं फेरा 1973 के बारे में. ये बेसिकली किन चीजों को या क्या कंसिडर करता था या किन एलिमेंट्स पे बेसिकली इट वाज बेस्ड.